Hello everyone. Now we'll discuss about continuous charge distribution. अभी तक हम जो भी कुछ डिस्कस कर रहे थे वो सारा का सारा पॉइंट चार्जेस को लेके था. दैट मीन्स द चार्जेस वर मतलब चार्जेस का अपना कोई साइज़ नहीं था या चार्ज जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर था. चार्ज का वैसे तो अपना कोई साइज़ होता ही नहीं क्योंकि प्रॉपर्टी होती है. चार्ज जिस भी ऑब्जेक्ट पे था वो ऑब्जेक्ट का अपना कोई साइज़ कंसिडरेबल नहीं था. बट प्रैक्टिकल सिचुएशंस में ऐसा नहीं होता है. मतलब रियल लाइफ सिचुएशंस में आपके पास से फॉर एग्जांपल ये पेन है, पेन के ऊपर चार्ज है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मतलब पॉइंट चार्ज है. इट इज़ लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड ओवरऑल. तो व्हेन इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, और मतलब मोर प्रैक्टिकल सिचुएशन इज व्हाट वी कॉल एज कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. दैट मीन्स द चार्ज इज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो बड़ा आसान सा तरीका है इसको समझने का. जो मेरे पास पहले एक पॉइंट चार्ज था जिसको हम सिंगल पॉइंट चार्ज के बेसिस पे डिस्टेंसेस लेके चलते थे, वो बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं और सबके सब बहुत पास पास रखे हुए हैं. तो होता है ना कि अगर मान लो कि बहुत सारे चार्जेस, बेसिकली क्वांटिटी इज नथिंग बट डिसकंटिन्यूटी एट वेरी क्लोज लेवल्स. दैट इज व्हाट वी कॉल एज कंटिन्यूटी. अगर आपने देखा हो तो अगर आप किसी फोटो को जूम करते जाओ तो उसके पिक्सल्स आ जाते हैं. तो दोज आर समथिंग व्हाट वी कॉल एज लाइक कि वो हम बहुत सारे डिसकंटिन्यूस पॉइंट्स को मिला के ही कॉन्टिन्यूस बनाते हैं. तो क्या तरीका होना चाहिए कॉन्टिन्यूस को हैंडल करने का? सारे डिसकंटिन्यूस को अलग अलग सॉल्व कर दो. बट डोंट यू थिंक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट? बिकॉज एक दो तो नहीं होते हैं, देर आर इनफाइनाइट मैनी. मतलब एक इस छोटे से पॉइंट को फॉर्म करने के लिए, छोटी सी लाइन को फॉर्म करने के लिए मैंने इनफाइनाइट पॉइंट्स को ज्वाइन किया होगा. तब मेरे पास ये सिचुएशन बनी होगी कि एक लाइन की तरह दिख रहा है मुझे. तो हाउ टू टैकल विद दैट सिचुएशन, सो देयर कम्स द हेल्प ऑफ कैलकुलस. हम उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे. बट टुडे वी वॉन्ट टॉक अबाउट दैट. इन दिस वीडियो वी वॉन्ट टॉक अबाउट दैट. विल जस्ट be discussing what exactly continuous charge distributions are and what are the methods to represent them. So we'll talk about linear charge, surface charge and volume charge, the most common situations. Okay, this is just like a general situation. Electric field due to continuous, say for example मेरे पास ये कोई एक सिस्टम है, इस सिस्टम पे कुछ भी चार्ज है Q, तो वो चार्ज हर जगह है. वो ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है. दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड. दैट इज वो ओवरऑल टोटल Q है. मतलब इट्स समथिंग लाइक कि इसका टोटल चार्ज इज Q कंप्लीट. नाउ अगर इसका टोटल चार्ज Q है तो उसका कुछ हिस्सा यहाँ भी होगा, कुछ हिस्सा यहाँ भी होगा, कुछ हिस्सा यहाँ भी होगा, और मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस होगी. मतलब इट्स समथिंग लाइक यू आर कैरिंग सम 1 kg ऑफ शुगर, सो दैट मीन्स वो 1 kg पूरा है ना, उसका एक क्रिस्टल भी उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है ना. तो इन द सेम वे इस पूरी बॉडी का एक छोटा हिस्सा भी तो मतलब उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है. तो हम करते क्या है नॉर्मली कि हम एक छोटा सा पार्ट लेते हैं. लेट्स से कि यहाँ पे हमने अज्यूम किया डेल्टा Q1, अ स्मॉल चार्ज, और इस चार्ज की वजह से जिस भी पॉइंट पे मुझे इसकी वजह से मान लो मुझे यहाँ पे फील्ड निकालनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस DQ की वजह से फील्ड निकालता हूँ, डेल्टा Q2 की वजह से निकालता हूँ, Q3 की वजह से निकालता हूँ, ऐसे ऐसे करके जितने भी पॉइंट्स बनते जाएंगे उन सब की फील्ड्स निकालूंगा और सबको वेक्टोरियली ऐड कर दूंगा. बट इट इज़ मीन्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट वर्क. आसान नहीं होता इसको सॉल्व करना. कि मतलब आसान तो होता है, बस आपको वही मैथमेटिक्स से डील करना आना चाहिए कि मेरे पास इतने सारे वेक्टर्स हैं, उन सबको मुझे एक साथ हैंडल करना है. तो उसके लिए देन द इंटीग्रेशन कम्स आउट फॉर द हेल्प. सो नॉर्मली व्हाट वी डू इज़ लाइक कि हम एक चार्ज की वजह से DQ की वजह से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और फिर उस DQ की वजह से जो वैल्यू आती है दैट इज़ DE, द स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम थ्रू आउट सिस्टम के ऊपर इंटीग्रेट कर देते हैं. बट यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, ये वेक्टर है. इसकी अलग अलग डायरेक्शंस होती हैं, और जब मैं इंटीग्रल DE लिखता हूँ या इंटीग्रल DX लिखता हूँ तो वहाँ पे वो उसको वेक्टर की तरह ट्रीट नहीं करता है, वो उसको स्केलर की तरह से ट्रीट करता है. इंटीग्रेशन गिव्स मी स्केलर एडिशन. दैट मीन्स जो भी वेक्टर अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे डाल दूंगा तो वो उसको हैंडल नहीं कर सकता है. उसके लिए मुझे पहले उसको स्केलर की तरह बनाना पड़ेगा. शायद अभी ये बात समझ नहीं आएगी. व्हेन विल डिस्कस सम प्रॉब्लम्स यू विल गेट टू नो अबाउट इट. सो तरीका क्या है, छोटा सा पार्ट लेंगे उस पे से और उसके बाद उस पूरे को मतलब हर एक पार्ट को सॉल्व कर देंगे इंडिविजुअली. आपने शायद ओके नहीं अभी नहीं, इन मैथ्स यू विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट. ओके, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टर्म तब यूज़ की जाती है जब हम कहते हैं चार्ज एक लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है. लाइन मतलब एक वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो कि सिर्फ एक ही पर्टिकुलर मतलब उस लाइन के ऊपर है, मतलब एक चार्ज फैला हुआ है. ये लाइन चार्ज कुछ भी हो सकता है. मतलब इसको आप एक थिन वायर अज्यूम कर सकते हो. वी आर यूजिंग द टर्म थिन बिकॉज अगर ये थिक हो जाएगा जैसे ये पेन है तो ये बेसिकली ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो इस पे सरफेस पे आ जाएगा. जब हम लाइन चार्ज के बारे में बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली अबाउट द लाइन. सो अगर इस पे मान लो कि Q चार्ज है और फिर
इसकी लेंथ मुझे नहीं पता कितनी है, तो मैं क्या करता हूँ, अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसमें से मैं एक छोटा सा हिस्सा काट लेता हूँ। लेट्स से इस छोटे से हिस्से की लेंथ dl है और इस पे जो चार्ज है वो dq है। तो बेसिकली हम डिफाइन करते हैं dq ओवर dl एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है? तो बहुत लोग कहेंगे डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो मास डेंसिटी होता है। डेंसिटी किसी भी चीज़ की डिफाइन की जा सकती है, पॉपुलेशन डेंसिटी, पेमेंट डेंसिटी, एंड किसी भी चीज़ की डेंसिटी डिफाइन की जा सकती है, प्रेशर डेंसिटी। तो जब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज जैसे उस पर्टिकुलर लाइन पे फैला हुआ है उसकी डेंसिटी क्या है, तो dl लेंथ पे dq चार्ज है। So dq per unit dl is nothing but linear charge density of the system and it is generally represented as lambda. लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो अगर मुझे ये डी क्यू चार्ज पता करना है कितना है, तो बेसिकली इट इज़ नथिंग बट लैम्डा टाइम्स टी एल। मतलब यूनिट पे कितना है, दिस इज बेसिकली अ टाइप ऑफ यूनिटरी ओनली। लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है इनटू मुझे कितने लेंथ का चाहिए, तो दैट कम्स आउट टू बी लैम्डा टाइम्स ऑफ डी एल। तो इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर ऑन अ लाइन, फॉर एग्जाम्पल चार्ज ऑन अ वायर, रिंग, एनी लाइन। The linear charge density is given by lambda charge per unit length। यहाँ पे इन्होंने रिंग कंसीडर की है, तो लेंथ कितनी होगी 2πr, और रिंग में मान लो टोटल चार्ज q दिया हुआ था, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी q over 2πr। okay, this is the more general result। dq is equals to lambda dl। we represent d basically for infinitesimal, infinitesimal very small। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अब चार्ज तो सरफेस पे भी हो सकता है, एक शीट लो उसके ऊपर चार्ज है पूरे पे, तो अब उस शीट पे जब हम चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो तो एरिया पे फैला हुआ है ना, वो ऐसे तो नहीं फैला हुआ कि वो मतलब लाइंस के थ्रू फैला हुआ है। हाँ, बहुत सारी लाइंस को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा तो मुझे शीट मिल जाएगी, आई कैन सी दैट, बट वहाँ पे मुझे हर एक लाइन के चार्ज के बारे में पता होना चाहिए, तब मैं उससे वो कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो नॉर्मली सरफेस चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर मान लो इस पूरे सरफेस पे चार्ज है और मुझे इससे एक छोटा सा टुकड़ा काटना है, तो इस छोटे से टुकड़े पे जो चार्ज होगा दैट इज गोइंग टू बी डी क्यू डिवाइडेड बाय उस छोटे से टुकड़े का एरिया, एंड इट इज जनरली डिनोटेड बाय द टर्म सिग्मा। सो बेसिकली डी क्यू बाई डी ए इज नथिंग बट सिग्मा, और व्हाट वी कॉल एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये सरफेस, ये स्फेयर पे हो सकता है, इट्स अ स्फेयर, इट्स अ बॉल, ये डिस्क पे हो सकता है, इट्स अ शीट, लैमिना पे हो सकता है, अ पेपर और अ स्क्वायर शीट और एनीथिंग, क्यूब पे हो सकता है, सरफेस पे किसी भी चीज़ पे हो सकता है। और इनफैक्ट एक और चीज़ ये भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि हम सरफेस को लाइन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, या लाइन को या वॉल्यूम को सरफेस से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हर किसी को हर तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बस नोटेशंस बदल जाएंगी और जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं वो चेंज हो जाएंगे, और उसके रिस्पेक्ट में आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। अब इसको भी एक लाइन की तरह अज्यूम कर सकते हो, लेट्स से एल लेंथ, और फिर मान लो कि आपको इतने का चार्ज पता है, या मतलब इस हर एक लेंथ का चार्ज पता है, तो बेसिकली ये हो जाएगा दिस टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एल। हर एक लाइन का आपको चार्ज पता ही है, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सरफेस को सरफेस से डिनोट करो, इन जनरल ये किया जाता है। डी क्यू ओवर डी ए इज इक्वल्स टू सिग्मा, नॉर्मली सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ इन्होंने रिप्रेजेंट किया चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया इन्होंने स्फेयर का लिया है, दैट इज 4πr²। ये स्फेयर पे अज्यूम करके चल रहे हैं कि क्या सरफेस एरिया है, क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सेम वे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि मतलब वो वॉल्यूमेट्रिक ही फैला हुआ है, मतलब वो पूरा भरा हुआ है उसके अंदर पूरी सिचुएशन में। तो एक अज्यूम करो कि एक क्यूब लिया मैंने, इस क्यूब के अंदर पूरे क्यूब में चार्ज फिल्ड है, इट्स लाइक कम्प्लीटली फिल्ड। तो अगर इस क्यूब का मैं एक छोटा सा वॉल्यूम कट करूँगा, मतलब एक छोटा सा हिस्सा ऐसे बाहर निकाल लेंगे, तो उस छोटे से हिस्से में कितना चार्ज होगा अगर मुझे वो कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए वो छोटा सा हिस्सा लेट्स से डी क्यू, और उसका जो वॉल्यूम होगा दैट इज डी वी, अज्यूम, और फिर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली रो से। दिस इज व्हाट वी कॉल एज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब भी आपको वो डी क्यू कैलकुलेट करना होगा, आप सिंपली उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और आपको उसको वैल्यू मिल जाएगी। डेंसिटी से चीज़ों को रिप्रेजेंट करना बहुत आसान हो जाता है रादर देन पूरी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के। समझो इस चीज़ को, जैसे हम अज्यूम करते हैं कि मान लो आयरन की डेंसिटी, अज्यूम करते हैं, मुझे नहीं पता, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इमेजिन, लाइक मैंने एक अज्यूम किया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ये मास डेंसिटी है। तो अब मुझे कोई ये बता देगा कि अगर मान लो मेरे पास एक बड़ा सा घर है, उस पूरे घर में लोहा भरा हुआ है, आयरन है कम्प्लीटली, और इस पूरे घर का जो वॉल्यूम है वो 1 लाख सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसमें कितना आयरन होगा वो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके बता सकता हूँ ना। तो इन द सेम वे अगर मुझे कोई बता देता है कि इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इतना है, तो ये बताओ कि इसके अंदर कितना टोटल चार्ज है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। मुझे यूनिट का पता चल गया, अब उसके बाद जितने का भी मुझे निकालना है, आई कैन सिंपली मल्टीप्लाई इट, विल गेट द रिजल्ट। सो इन द सेम वे
डेंसिटी में चीज़ों को रिप्रेजेंट करना आसान हो जाता है और हम उसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर लेते हैं। अब अगेन यहाँ पे भी इस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को आप ज़रूरी नहीं है सरफेस से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक शीट का अगर आपको पता है तो पूरे उसके थ्रू लाइन पे उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो अलग अलग तरीक़ों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर का आप सरफेस चार्ज डेंसिटी भी निकाल सकते हो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और लाइन चार्ज डेंसिटी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, सारे तरीके पॉसिबल है। So herein they have taken the volume of a sphere 4/3 पायर क्यूब। यूनिट्स आप बता सकते हो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कूलम पर मीटर क्यूब समथिंग, सरफेस चार्ज डेंसिटी पर मीटर स्क्वायर, मतलब इट्स जस्ट लाइक दैट। Okay, I don't know why I have plotted this. Okay, maybe I wanted to represent, let's say for example, let's consider this as a ring and this is a disk. So in disk normally the charge is distributed along throughout the area. So this is, let's say, the surface charge density sigma, and in ring normally the charge is distributed along the circumference, like around the ring. So if you consider like एक ring है और इस ring के सिर्फ line पे है charge, तो अगर मान लो मैं यहाँ से एक छोटा सा एलिमेंट कट करता हूँ डी क्यू, तो इस छोटे से एलिमेंट पे जो चार्ज होगा वो नथिंग बट अगर लैम्डा इंटू डी एल, जो भी इसकी मैंने लेंथ ली है डी एल और फिर लैम्डा, और फिर डिस्क के लिए अगर मुझे एक छोटे से एरिया पे अगर चार्ज चाहिए तो उस छोटे से एरिया पे जो चार्ज होगा दैट इज गोइंग टू बी सिग्मा टाइम्स ऑफ डी एम। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये कि अगर मैं एक छोटे से रिंग या छोटे से मतलब जो पोर्शन में कट कर रहा हूँ, जो पोर्शन में अज्यूम कर रहा हूँ, वो मैं कैसे अज्यूम कर रहा हूँ, दैट मैटर्स अ लॉट। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक केस बता दूँ कि लेट्स से मुझे यहाँ पे फील्ड निकालनी है और इस पे इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है, आर इसका रेडियस हम अज्यूम कर लेते हैं, और यहाँ पे मुझे फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इस रिंग जो भी मेरे पास, मतलब इमेजिन लाइक दिस इज अ रिंग, और फिर यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट है, उसकी वजह से मैं फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट चार्ज, इमेजिन एक छोटा सा पॉइंट चार्ज अज्यूम करता हूँ, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे फील्ड निकालता हूँ, तो मैं यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे मैं डिस्टेंस देखूंगा कि कितना है। ओके, अज्यूम कर लेते हैं पॉइंट यहाँ है, लेट्स से आर इसका रेडियस है और इस डिस्टेंस को हम एक्स मान लेते हैं, लेट्स से कुछ भी है। तो ये जो डिस्टेंस हो गया ये हो गया रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहाँ ध्यान देना, मैंने यहाँ पे एक बहुत छोटा सा चार्ज अज्यूम किया है, लेट्स से द चार्ज वैल्यू इज डी क्यू, एक छोटा सा चार्ज अज्यूम किया। अब आप इस रिंग को भूल जाओ, आपको चार्ज पता है, आपको इस पॉइंट पे निकालना है, पॉइंट पता है, आपको डिस्टेंस पता है, चार्ज पता है, पॉइंट पता है, डिस्टेंस पता है, तो आप सिर्फ अब उस छोटे से चार्ज पे फोकस करोगे, आप उस पूरी रिंग को भूल जाओ, कोई ज़रूरत नहीं उसको याद रखने की। तो forget about the ring, we don't have the ring now, we have just a point charge. It's like a similar situation, a point charge dq, a distance sum, I don't know what is it, under root r square plus x square, और इस पॉइंट पे मुझे फील्ड निकालनी है p पॉइंट पे। तो फील्ड कैसे लिखोगे आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq ओवर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये फील्ड होगी, खत्म क्वेश्चन। बट फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड, अवे फ्रॉम डी क्यू। तो सेम वे इस डी क्यू की वजह से जब मैं इस पी पे फील्ड निकालूंगा तो फील्ड आएगी इधर उसी की डायरेक्शन में, कुछ इस तरफ, और वो फील्ड की वैल्यू कुछ होगी, तो हम अज्यूम कर लेते हैं उस फील्ड की भी एक छोटी सी वैल्यू होगी डी ई, मुझे नहीं पता कितनी होगी, लेट्स अज्यूम इट टू बी डी। अब ये अकेला पॉइंट तो नहीं है इस पूरी रिंग पे, अब वापस पूरी रिंग पे आते हैं, इस पूरी रिंग पे ये अकेला पॉइंट नहीं है, इस रिंग पे ऐसे ऐसे डी क्यूज बहुत सारे हैं, मतलब इनफैक्ट इनफाइनाइट मैनी डी क्यूज आर देयर। तो मुझे जो फील्ड निकालनी है वो सारे के सारे इनफाइनाइट मैनी डी क्यूज की वजह से निकालनी है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट्स अज्यूम कि मेरे पास ये एक रिंग है और फिर इस रिंग की वजह से यहाँ पे मैं एक फील्ड निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे जो पॉइंट था डी क्यू, उसकी वजह से जब मैं यहाँ पे फील्ड निकाल रहा हूँ तो इस तरफ आ रहा है, कहीं नीचे की तरफ। ऐसे एक डी क्यू यहाँ होगा, उसकी वजह से फील्ड इधर आएगी, ऐसे एक डी क्यू यहाँ होगा, उसकी वजह से फील्ड इधर आएगी। तो अगर मैं यहाँ पे मतलब इस पॉइंट पे देखने की कोशिश करूँ तो बेसिकली बहुत सारे डीईज अलग अलग डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, और वो सारे डायरेक्शंस को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ तो दे आर फॉर्मिंग अ कोन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। I don't know whether you can see it or not, but it is forming, if you look it from here, if you're looking from here, it is going to form some sort of a cone kind of structure like this. Everywhere you have vectors in all directions.
you have vectors in all directions, they are representing E, DE. It's going to be like this. DE इसकी वजह से इधर आ रहा है, नीचे वाले की वजह से इधर आएगा, and all the vectors will be there. और सबका जो सेमी वर्टिकल एंगल होगा, सेमी वर्टिकल एंगल, दैट इज गोइंग टू बी थीटा. सबके सब सेम एंगल पे, क्योंकि सबका डिस्टेंस भी वही है, सब मतलब बेसिकली ये कोन की स्लैंट हाइट ही तो है, तो ये थीटा हो गया. नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं इन सारे डीईज को जोड़ूँ वेक्टोरियली, तो इन सारे डीईज की डायरेक्शंस अलग अलग हैं, तो उनको वेक्टोरियल जोड़ने के लिए मुझे सॉल्व करना पड़ेगा काफ़ी कुछ. तो अब इसको सॉल्व करने के लिए इन सारे डीईज के साथ एक कॉमन बात है कि इन सबके सब का एक हिस्सा तो यहाँ पॉइंट कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और एक हिस्सा डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है कुछ इस तरफ. मतलब समझो कि ये अगर डीई है तो इस डीई का एक तो इधर पॉइंट कर रहा है और एक इधर पॉइंट कर रहा है. इसके दो कंपोनेंट हो गए रिजॉल्व करने पे. हर एक डीई के साथ यही है कि सबका एक हिस्सा ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है और दूसरा हिस्सा बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है. मतलब यहाँ एक ऐसे सर्कुलर सा स्ट्रक्चर बना रहा है. और डोंट यू थिंक अगर ये सारे के सारे वेक्टर्स हैं ऐसे सर्कुलर, तो ये सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, वो वैनिश आउट हो जाएगा. तो अगर यहाँ पे ये डीई है तो इस डीई का एक कंपोनेंट तो आ गया इधर डीई कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट आ गया नीचे की तरफ डीई साइन थीटा. बट ये सारे के सारे डीई साइन थीटास जितने भी हैं, ये सब के सब डीई साइन थीटास एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और मेरे पास यहाँ पे जो डीई साइन थीटा का नेट है वो ज़ीरो हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा मेरे पास. जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिर्फ डीई कॉस थीटा की वजह से होगी. एंड इफ़ यू सी, ये सारे वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में, जो डीई कॉस थीटा वाले हैं सारे एक ही डायरेक्शन में. तो जब वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उनको मैं स्केलरली ऐड कर सकता हूँ. अब यहाँ मेरे इंटीग्रेशन काम आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन मुझे स्केलर एडिशन देता है, या स्केलरली आप इंटीग्रेशन से सॉल्व कर सकते हो. तो जब मुझे अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इनफाइनाइट टर्म्स की वजह से, तो मैं डायरेक्टली इंटीग्रल डीई कॉस थीटा सॉरी कर सकता हूँ रादर देन इंटीग्रल डीई करने के, क्योंकि डीई कॉस थीटा स्केलर है. डीई कॉस थीटा मतलब स्केलरली ऐड किया जा सकता है. कैसे सॉल्व करेंगे, क्या लिमिट होगी वगैरह वगैरह, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. लाइक इसकी वजह से फील्ड कैसे निकालेंगे, अगर आपको आता है तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो. इट्स वेरी इजी. डी की वैल्यू आपको पता ही है 1/4 डी क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. कॉस थीटा कॉन्स्टेंट होगा तो सब कुछ बाहर आ जाएगा. सिर्फ और सिर्फ जो इंटीग्रेशन होगा वो डी क्यू का होगा, और डी क्यू क्या है, लैम्डा डी एल. डी क्यू इज नथिंग बट लैम्डा डी एल, और लैम्डा भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. डीएल का इंटीग्रेशन करोगे तो डीएल छोटे छोटे सारे डीएल्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ इस पर तो पूरी रिंग बन जाएगी. तो 0 to 2 पाई आर इंटीग्रेट करो, सॉल्व करो, आ जाएगा रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आना है. एनीवे मतलब मुद्दा क्या था मेन, कि मैं कह रहा था कि जो आप पार्ट कट करते हो वो भी इंपॉर्टेंट है कि आप कट कैसे करते हो. जैसे यहाँ पे हमने ये सॉल्व किया, हमारे पास एक रिजल्ट आया. जब मैं एक डिस्क की बात करूँगा तो डिस्क इज समथिंग लाइक दिस. यहाँ से अगर मैं ये एक छोटा सा एरिया काट लूँगा तो मैं इसको इस पूरे पे सरफेस पे कैसे मूव करवाऊंगा. तो बेसिकली मैं इससे छोटी छोटी रिंग्स काटूंगा, और इन छोटी 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 रिंग्स को बड़ा करता जाऊंगा, तो फिर ये बेसिकली एक डिस्क बन जाएगी. और रिंग काटने का फ़ायदा सबसे बड़ा क्या होगा कि रिंग की वजह से मैं फील्ड ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ यहाँ पे. तो फिर मैं उस रिंग के फील्ड को डायरेक्टली डिस्क का फील्ड कैलकुलेट करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ. तो यहाँ पे मैं एक पतली सी रिंग काटूंगा और उस रिंग के साथ फर्दर इसको सॉल्व कर दूंगा. दैट्स गोना मेक इट वेरी इजी. सो मुद्दा ये था कि कैसे कट करना है. ऐसा नहीं है कि ये ऐसे कट करके सॉल्व नहीं होगा, होगा बट बहुत मुश्किल हो जाएगा. मतलब शायद मैथमेटिकली काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा. तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना होता है, जैसे हम वेक्टर्स को सॉल्व करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि कौन से वेक्टर्स को पहले सॉल्व करना है, ताकि जो उसका रिजल्ट आए उससे अगले को सॉल्व करना आसान हो जाए. इन द सेम वे जब हम इंटीग्रेशन से चीज़ों को सॉल्व करते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है हमें किसको कंसिडर करना है और कैसे हमें उसको पूरे सिस्टम को कवर अप करना है. एनीवे, so this is what we call as like this is the use of continuous charge distribution. और इसका हम फर्दर अब हम जितना भी डिस्कस करेंगे वो कंटिन्यूसली डिस्कस करेंगे. होप यू लाइक दिस एंड आपको समझ आया हो. अगर नहीं आया तो यू कैन आस्क एनीथिंग डाउन बिलो इन द कमेंट. इफ़ यू want me to add something or remove something, और अगर कोई issue हो तो you can tell that freely. I'll try to implement it. Or if you liked it, and then share it. Thanks for watching. Have a good day. Enjoy.